आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ MCOM सेमेस्टर 2 एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखे कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, कंसेप्ट, डायमेंशंस को देख चुके हैं। इसके बारे में आप वीडियो के अंत में पहले वाले वीडियो का लिंक आप देख सकते हैं, वहाँ से आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो कंपोनेंट है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट हैज टू कंपोनेंट, वन इज इंटरनल एंड अदर वन इज एक्सटर्नल। तो नंबर वन, internal environment. Internal environment means sum total of all those factors which affect business environment and over which business has full control. That is known as internal environment. It includes 5M: man, machine, money, material, management. तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं और बिजनेस के अंदर में ही होते हैं। तो क्योंकि ये बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग स्पेसिफिकली अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए तो ये इन्वायरमेंट नहीं हो सकता है। सेकेंड वन, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स which affect business organization and belongs outside the organization and over which control of the business may be possible or may not be possible. तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वैसा फैक्टर्स है जो बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है और बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने के बिजनेस डिसीजन को इफेक्ट करता है और साथ में ये बिजनेस के बाहर होता है, इसीलिए बिजनेस का इस पे कंट्रोल पॉसिबल हो सकता है और नहीं भी होता है। बिजनेस का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हैं, या इट इज ऑफ टू टाइप। नंबर वन, माइक्रो, MICRO, माइक्रो इन्वायरमेंट यानी ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, और दूसरा है मैक्रो, MACRO, मैक्रो और जनरल इन्वायरमेंट। तो पहला है माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में sum total of all those factors which affect business decision and over which control is possible by the business organization. तो माइक्रो इन्वायरमेंट वैसा इन्वायरमेंट है जो बिजनेस के बाहर होता है और उसके ऊपर हम कंट्रोल बिजनेस कर सकता है। तो इसमें आते हैं सप्लायर, कस्टमर, मार्केट इंटरमीडियरीज, कंपटीटर्स, पब्लिक एटसेट्रा। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। सप्लायर मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स सप्लाई करता है एट सप्लायर रेट, मतलब प्रोड्यूसर सप्लायर को देता है, सप्लायर रिटेलर को देता है, या प्रोड्यूसर रिटेलर को। तो प्रोड्यूसर एंड सप्लायर में भी बोथ और डिफर हो सकते हैं। दूसरा है कस्टमर। कस्टमर मतलब वैसा व्यक्ति जो गुड्स का कंजम्पशन करता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज नीड्स एंड वांट्स, तो वैसे व्यक्ति को कंज्यूमर बोलेंगे। एंड कंज्यूमर, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। तो कस्टमर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप का हो सकते हैं। होलसेल कस्टमर हो सकते हैं, रिटेलर कस्टमर हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर हो सकते हैं, गवर्नमेंट, अदर इंस्टीट्यूशन, फॉरेनर्स। तो दे आर द कस्टमर्स, टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट है मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जितने लोग आते हैं दे आर नोन एज मार्केट इंटरमीडियरीज, यानी मिडिल मैन, होलसेलर, रिटेलर, मार्केटिंग एजेंसी, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फिजिकल इंटरमीडियरीज। तो दे आर द मार्केटिंग इंटरमीडियरीज।
फोर्थ है कंपटीटर्स। कंपटीटर्स मतलब वैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करता है किसी भी प्रकार से, तो वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीटर बोला जाएगा। और लास्ट है पब्लिक। पब्लिक मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन विच हैविंग इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टर्म्ड आर पब्लिक। तो पब्लिक यूज करने वाला और नॉन यूजर ऑफ द प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो दीज आर द माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। माइक्रो, MACRO और जनरल इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट, तो micro environment refers to those factors which affect business decision and over which business has no control। मीन्स यहाँ पे कंट्रोल इज इम्पॉसिबल, यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो सकता। यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं वो सभी बिजनेस को जो सिमिलर नेचर के होते हैं उसको ये अफेक्ट करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप देख लें कि भारत में आप देखें GST लागू हुआ। GST लागू हुआ मतलब एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। तो दिस इज लीगल इन्वायरमेंट। कोई भी बिजनेस चाह के भी अब बिना GST के बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। तो दैट इज लीगल इन्वायरमेंट और उसके ऊपर में बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है। तो चलिए बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स को देखते हैं। तो पहला एलिमेंट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वैसा इन्वायरमेंट जो इकोनॉमिकली रिलेटेड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। इकोनॉमिकली रिलेटेड है मतलब जैसे with the change in the economic policy, the economic situation of the business organization will change. So it has three elements: economic condition, economic policy and economic condition। तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है देश का, उसके ऊपर में हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखते हैं। जैसा कंडीशन होगा उसी प्रकार से आपका बिजनेस को इफेक्ट करेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है सरकार का, उसका इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। जैसे इकोनॉमिक सिस्टम सिंपली समझाने के लिए देखा जाए तो इकोनॉमिक सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं: सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, मतलब सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों यहाँ पे। लेकिन सपोज कीजिए चाइना इज ए कंट्री जहाँ पे हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स नो प्राइवेट इंडिविजुअल हैविंग राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, एस्टैब्लिश बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हो गया, मीन्स आप चाह के भी बीइंग ए प्राइवेट पर्सन आप इंडस्ट्री एस्टैब्लिश नहीं कर सकते बिकॉज दैट इकोनॉमिक सिस्टम इज सोशलिस्ट। तो और भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एटसेट्रा। तो दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को हम लोग क्लासीफाई करें तो अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पहला है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग देयर ऑन आइडियोलॉजी, जिसका जैसा आइडियोलॉजी होगा उसी के अनुसार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वैसे रन करेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दिस इंक्लूड द पॉलिटिकल सिस्टम, द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एटीट्यूड्स, द बिजनेस कम्युनिटी एंड यूनियन। मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम देश का कैसा है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है और उनका एटीट्यूड क्या है बिजनेस के प्रति। तो इसके आधार पे बिजनेस को वैसा फैक्टर्स होगा जिसको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो दिस इज द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से बिजनेस ग्रो भी कर सकता है, बिजनेस स्टेबल भी हो सकता है, बिजनेस डिमिनिश भी कर सकता है, बंद भी हो सकता है, वाइंड अप भी हो सकता है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्लेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। आप देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में लॉकआउट, तालाबंदी, घेराव होता है बिकॉज ऑफ द
influence of political is in that organization. तो दैट इज द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. इसमें कंपोनेंट्स अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल बिलीफ ऑफ द गवर्नमेंट का क्या बिलीफ है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कंट्री का क्या है, रिलेशन विद अदर कंट्री क्या है, डिफेंस और मिलिट्री पॉलिसीज क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप क्या है, थिंकिंग ऑपोजिशन पार्टी टुवर्ड्स द बिजनेस यूनिट क्या है. तो दिस आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल. ओके, सेकेंड वन है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट. सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में इस्टेब्लिश होता है, कहीं और वैकम प्लेसेस में नहीं होता है. तो जहाँ पे हम बिजनेस इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करेंगे वहाँ के लोगों का एटीट्यूड कैसा है, फैमिली सिस्टम कैसा है, कास्ट सिस्टम कैसा है, रिलीजन कैसा है, एजुकेशन कैसा है, मैरिटल स्टेटस कैसा है, तो इस आधार पे मेरा बिजनेस इन्वायरमेंट जो है अफेक्ट होगा. ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट सोसाइटी ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस डिसीजन. नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस हमेशा तरक्की करता है, रोज साइंस में नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं. तो जैसे ही बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे, मेथड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते रहेंगे, बिकॉज दे आर नॉट स्टैटिक इन नेचर, दे आर डायनामिक इन नेचर. तो ये चेंज होते रहेंगे. तो चेंज होने के साथ साथ हमको भी अडेप्ट करते रहना होगा इन्वायरमेंट को, अदरवाइज बिजनेस विल नॉट बी सक्सेसफुल इन द कमिंग ईयर्स. तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्निक्स में बदलाव हो रहा है तो आपको भी टेक्निक्स में बदलाव करना होगा, आपके डिसीजन को ये इफेक्ट करेगा. नेक्स्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब मौसम, जैसे नेचर आप जानते हैं वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, पोर्ट फैसिलिटी कैसा है, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स कैसा है, सोयल, सी, रिवर, रेनफॉल, ये जो फैक्टर्स हैं इट ऑल्सो इफेक्ट द बिजनेस डिसीजन. जैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, और जैसे नेपाल एक कंट्री है जहाँ पे सी पोर्ट नहीं है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का मेन जरिया होता है सी पोर्ट, समुद्र बंदरगाह. और जहाँ पे आप नेपाल में सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ कॉस्टली और मोस्ट इनएफिशिएंट. अगर आप सी पोर्ट इलाका बॉम्बे में करते हैं, गोवा में करते हैं, इधर विशाखापट्टनम करते हैं, चेन्नई करते हैं, तो दीज आर द मेन फैक्टर्स जहाँ पे आपको ये सी पोर्ट फैसिलिटीज मिलेगी. तो ये फैक्टर्स भी आपके बिजनेस को डिसीजन को अफेक्ट करते हैं. डेमोग्राफिकल फैक्टर्स. डेमोग्राफिकल फैक्टर्स मतलब जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, साइज कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ग्रोथ रेट कैसा है, एज क्या है, जेंडर क्या है. तो इसके आधार पे आप वहाँ के फैक्टर्स जो है वो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेंगे. इंटरनेशनल इन्वायरमेंट. इंटरनेशनल जैसे आज हम लोग एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के सिचुएशन में हम इन्वायरमेंट में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज अपना रहे हैं. आफ्टर 1991 जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पास किया गया तब से फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया गया. मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो फैसिलिटीज था वो लिबरलाइज कर दिया गया, ग्लोबलाइज कर दिया गया, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया में फॉरेन रिजर्व्स आए. तो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस डिसीजंस. ओके, और लास्ट है लीगल इन्वायरमेंट. लीगल इन्वायरमेंट मतलब वैसा नियम कानून जो सरकार बनाती है और जिसको हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना होता है और उसी नियम कानून के बनाए गए फ्रेमवर्क में काम करना होता है. अगर इस तरह से कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओबे नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है, तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल करार करते हुए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपल्सरी शट डाउन कर दिया जाता है. तो अगर बिजनेस को रन करना है तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश्ड इन दैट कंट्री, इन दैट स्टेट. तो उसको फॉलो करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपके बिजनेस को बंद कर दिया जाता है. तो इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. और ऐसा कहा जाए कि लीगल इन्वायरमेंट जो लॉज रेगुलेशंस है दे आर द फैक्टर्स
which affect business decision and over which control of the business may not be possible. कुछ लीगल रूल रेगुलेशन है उसको देख लेते हैं। तो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 1956, अभी ये 2013 हो गया है अमेंडमेंट करके। फॉरेन फेमा एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड अल्ट्रेशन एक्ट है, एसेंशियल ऑफ कमोडिटीज एक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ मेजर वेट एंड मेजर एक्ट, मोनोपोलीज MRTP एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, BIS, Bureau of Indian Standard, Consumer Protection Act, Environment Protection Act. So these are the acts which are framed to control and guide the behavior of a business organization. Okay. So I hope this lecture clears your doubt about the business environment and its component. Okay, thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.